आज हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन के निर्माण के बारे में। मतलब जो आपका कोलाइडी विलयन पढ़े हो आपने अभी तक, हाँ, उसके प्रकार पढ़े, अब उसको बनाते कैसे है वो सीखने वाले हैं। हाँ देखो, जो आपका कोलाइडी विलयन होता है, जब भी उसे आप बनाओगे तो बस एक बात का ध्यान रखना कि उनमें जो कणों का आकार होना चाहिए वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि कोलाइडी विलयन आप किसी को भी कह सकते हो, बस कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। हाँ, तो जब आप कोलाइडी विलयन बनाओगे, जिस भी विधि से बनाओ, तो उनमें एक बात का ध्यान रखना कि उनके जो कणों का आकार रहेगा वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। और यदि नहीं है तो लाने का प्रयास करना, कैसे भी करके, इसके लिए कुछ भी करना, लेकिन 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाने का प्रयास करना, तो आपका कोलाइडी विलयन बन जाएगा। हाँ, तो देखो, कोलाइडी विलयन के निर्माण की मुख्यतः कितनी विधियां है? 2 विधियां है। पहली विधि होती है आपकी परिक्षेपण विधि, हाँ, और दूसरी होती है आपकी संघनन विधि। आपकी 2 प्रकार की विधि होती है कोलाइडी विलयन को बनाने की। पहले होती परिक्षेपण विधि, दूसरी होती संघनन विधि। अब देखो, परिक्षेपण विधि के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आपका ये कण है आपका कण, और ऐसे बहुत सारे आपके कण हैं। इन कणों का जो आकार है वो किससे अधिक है? 1000 नैनोमीटर से अधिक है। किससे अधिक है? 1000 नैनोमीटर से अधिक है इन कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक। अब मैं ऐसा क्या करूं इन कणों के साथ कि ये 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए? ऑब्वियस सी बात है, मुझे इन कणों को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, है ना। जो कण 1000 नैनोमीटर से बड़े बड़े हैं, उनको यदि मैं किसी प्रकार से तोड़ दूं तो वो 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएंगे। हाँ, तो परिक्षेपण विधि में ये किया जाता है। मतलब परिक्षेपण विधि के अंतर्गत जो आपके बड़े बड़े कण होते हैं जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, उन्हें तोड़कर छोटे कणों अर्थात 1 से 1000 नैनोमीटर के आकार वाले कणों में बदला जाता है। हाँ, अब संघनन विधि के अंतर्गत क्या होगा? देखो, हम मान लेते हैं हमारे पास ऐसे कण हैं जिनका आकार किससे कम है? 1 नैनोमीटर से कम है। हमारे पास ऐसे कण उपस्थित है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए? तो बस यदि मैं इन जो जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है उन्हें यदि मैं मिला दूं तो ऑब्वियस सी बात है उनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएगा। तो संघनन विधि के अंतर्गत यही होता है। इस विधि में ऐसे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है उन्हें आपस में जोड़ा जाता है, उनका समूह बनाया जाता है। हाँ, जिससे कि उनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। और जैसे आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया, हमारा क्या बन गया? कोलाइड बन गया। कोलाइड को किसी से मतलब नहीं, कोलाइड को बस मतलब है उसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाना चाहिए, बस। बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता है। हाँ, मैंने कहा भी था कोलाइड पदार्थ नहीं है, पदार्थ की एक अवस्था है जो कणों के आकार पर निर्भर करता है पूरी प्रकार से। हाँ, तो परिक्षेपण विधि के अंतर्गत क्या होता है? बड़े पदार्थ जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है उन्हें तोड़कर छोटे पदार्थ जिनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए में बदल दिया जाता है। हाँ, और संघनन विधि के अंतर्गत इसमें जो छोटे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है उन्हें आपस में मिलाकर 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज वाले कणों के आकार में बदल दिया जाता है इस विधि के अंतर्गत। हाँ, अब देखो, परिक्षेपण विधि के अंतर्गत आपकी 2 प्रकार की विधियां आती है। पहली होती है आपकी विद्युत परिक्षेपण विधि। पहली क्या होती है आपकी? विद्युत परिक्षेपण विधि। और दूसरी होती है आपकी पैप्टीकरण। दूसरी क्या होती है? पैप्टीकरण। देखो, 2 विधियां आती है परिक्षेपण विधि के अंतर्गत, 2 विधियां आती है, विद्युत परिक्षेपण, पैप्टीकरण। अब जो आपका विद्युत परिक्षेपण होता है उसके अंतर्गत आती है आपकी ब्रेडिंग आर्क विधि। ये आपको पढ़ना है। विद्युत परिक्षेपण के अंतर्गत आपको पढ़ना है ब्रेडिंग आर्क विधि, ये पढ़ना है। और पैप्टीकरण और संघनन विधि के अंतर्गत आपकी 4 प्रकार की रासायनिक विधियां आती है, उन्हें आपको पढ़ना है। हाँ, तो बात समझ में आई? कोलाइडी विलयन का निर्माण कर रहे 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आकार चाहिए, तो 2 प्रकार की विधि होती है, परिक्षेपण विधि, संघनन विधि। परिक्षेपण विधि के अंतर्गत ऐसे कण जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है उन्हें तोड़कर छोटे कण जिनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए में बदल दिया जाता है। हाँ, इसके अंतर्गत 2 विधि आती है, विद्युत परिक्षेपण, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है ब्रेडिंग आर्क विधि, और दूसरी आती है आपकी पैप्टीकरण। हाँ, उसके बाद आती है संघनन विधि। संघनन विधि में जो छोटे कण होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है उन्हें आपस में जोड़कर हम 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज में ला देते हैं। ये कहलाती है आपकी संघनन विधि। इसके अंतर्गत आपको 4 रासायनिक विधियां पढ़नी है। हाँ,
या ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 4 रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपकी परिक्षेपण विधियों को देखेंगे। हाँ, सबसे पहले परिक्षेपण विधि को देखेंगे। परिक्षेपण विधि में भी 2 विधियां है। पहली विधि है ब्रेडिंग आर्क विधि और दूसरी आपकी पेप्टीकरण। हाँ, ब्रेडिंग आर्क विधि विद्युत परिक्षेपण के अंतर्गत ही आती है, तो विद्युत परिक्षेपण बोले ब्रेडिंग आर्क विधि बोले बात वही है। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेडिंग आर्क विधि, उसके बाद पढ़ेंगे पेप्टीकरण और उसके बाद पढ़ेंगे आपकी संघनन विधियां। परिक्षेपण विधि के अंतर्गत जो पहली विधि है वो है विद्युत परिक्षेपण, और विद्युत परिक्षेपण के अंतर्गत हमें पढ़ना है ब्रेडिंग आर्क विधि। तो देखो ब्रेडिंग आर्क विधि में होता क्या है, देखो सबसे पहले समझो ब्रेडिंग आर्क विधि का हम उपयोग क्यों करते हैं। ब्रेडिंग आर्क विधि का उपयोग करते हैं हम किसी भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाने में। यदि मुझे किसी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है तो मुझे इस ब्रेडिंग आर्क विधि का सहारा मुझे लेना पड़ेगा, धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है तो ब्रेडिंग आर्क विधि का उपयोग धातु का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए किया जाता है। धातु जैसे कि सोना हो सकती है आपकी, हाँ, चांदी हो सकती है आपकी, एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। इन सभी धातुओं का, जितने भी धातु है उनका यदि आपको कोलाइडी विलयन बनाना है तो आप इस विधि का सहारा ले सकते हो। हाँ, हम मान लेते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि को समझने के लिए कि हम जो आपकी सोना धातु है उसका हम कोलाइडी विलयन बनाने वाले। सोना धातु है जो आपकी गोल्ड होती है, उस धातु का हम कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हैं। हाँ, तो देखो आपको जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है आपको सबसे पहले उसकी 2 छड़ लेना है। क्या लेना है, उसकी 2 छड़ लेना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, 2 छड़ ले लेते हैं। ये इस प्रकार से हम आपकी 2 छड़ ले लेते हैं। ये जिस भी धातु का बनाना हो उस धातु के आपको कितने छड़ ले लेना है, 2 छड़ लेना है। जिस भी धातु की, सोना का बनाना है तो सोना की 2 छड़ ले लो, चांदी की बनाना है तो चांदी की 2 छड़ ले लो, एल्यूमिनियम की बनाना है तो एल्यूमिनियम की छड़ ले लो। जिस भी धातु का बना रहे हो सबसे पहले उसकी 2 छड़ ले लो। हाँ, उसके बाद देखो धातु का कोलाइडी विलयन बनाना चाहते तो कोलाइडी विलयन में कौन कौन होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। धातु का कोलाइडी विलयन बना रहे हैं मतलब धातु तो क्या हो जाएगी आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, तो परिक्षेपण माध्यम आप जो चाहे वो ले सकते हो। हम परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या ले लेते हैं, आपका जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं इस प्रकार से। हाँ, मतलब कि ये जो आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था है वो क्या होती है, जिसको मिलाते हैं हम, इसको मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं, जल में मिला रहे हैं। मतलब जल हो गया परिक्षेपण माध्यम, आप कुछ और भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। और जो सोना हो गया वो क्या हो गई, परिक्षिप्त प्रावस्था। हाँ, ये जो आपके सोने की धातु है वो क्या हो गई, आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई आपकी। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो आपकी दोनों छड़े हैं इन्हें उच्च वोल्टेज से जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है, उच्च वोल्टेज से जोड़ देना है। हाँ, तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, उच्च वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज लगाना है आपको। इस प्रकार से क्या लगाना है, हाई वोल्टेज लगाना है। लगा दिए तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि इस प्रकार से ये जो दोनों छड़े हैं वो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगेगी। हाँ, हमेशा याद रखना जब भी आप छड़ों से बैटरी को जोड़ देते तो इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगती है। तो यहाँ पर आपके किसके इलेक्ट्रोड तैयार हो चुके हैं, गोल्ड के इलेक्ट्रोड तैयार हो चुके हैं जो कि जल में डूबे हुए हैं। बात है समझ में। अब देखो हाई वोल्टेज दिए हमने यहाँ पर। अब हाई वोल्टेज देने के कारण क्या होगा, हाई वोल्टेज देने के कारण यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगी, मतलब आर्क उत्पन्न होगी। आर्क मतलब चिंगारी। यहाँ हाई वोल्टेज दिए है धातुओं को तो एक बड़ी सी चिंगारी उत्पन्न होगी। अब यदि चिंगारी उत्पन्न होगी तो बताओ क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना। और उसी ऊष्मा के कारण ये जो आपकी धातु की जो छड़े है वो क्या होने लगती है, वो वाष्पित होने लगती है। क्या होने लगती है, वाष्पित होने लगती है। मतलब कि इस प्रकार से क्या होने लगती है, वाष्पित होने लगती है, वाष्पित होने लगती है। अब देखो हमें क्या करना था, हमें बनाना था गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाना था। अब गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाना था क्योंकि गोल्ड के जो कणों का आकार था वो 1000 नैनोमीटर से अधिक था। अब हमें उसे 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाना था तो हमने लिए ब्रेडिंग आर्क विधि का उपयोग लिए। इसमें हमने उसकी 2 छड़ लिए, उसे उच्च वोल्टेज की बैटरी से जोड़े। जैसे उच्च वोल्टेज की बैटरी से जोड़े वैसी भयंकर आर्क उत्पन्न हुई, चिंगारी उत्पन्न हुई, जिसके कारण आपका सोना तो वाष्पित होने लगा। अब यदि वाष्पित हो जाएगा तो पूरी तरह से हो जाएगा। हम तो जो चाहते थे कि कोलाइडी विलयन बने इस सोने का, वो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये जो हमें वाष्पित हो रही है इसे वाष्पित होने से रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे वाष्पित होने से रोकना पड़ेगा। तो वाष्पित होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था इस प्रकार से करते हैं,
यहाँ पर हम बर्फ रख देते हैं। इस प्रकार से क्या रख देते हैं? बर्फ। ये बर्फ क्यों रखते हैं? ताकि जो आपका वाष्प हो रहा है, जो आपका सोना वाष्प में बदल रहा है, वो इस बर्फ के माध्यम से, ये जो आपके बर्फ दिख रहा है उसके माध्यम से वो वाष्पित ना हो और वापस यहीं पर आकर जम जाए नीचे। हाँ देखो होगा क्या आपका, जैसे आपने विद्युत आर्क, जैसे आपने उच्च हाई वोल्टेज की बैटरी लगाए, हाई वोल्टेज की बैटरी लगाए, एक भयंकर सी चिंगारी उत्पन्न होगी। वो भयंकर सी चिंगारी क्या करेगी? इसे बहुत सारे कणों में बदल देगी। लेकिन अब ये क्या होने लगेगी? वाष्पित होने लगेगी, क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ये वाष्पित होने लगेगी। लेकिन यदि हमने बर्फ लगा दिए तो इस वाष्प को कौन ठंडा कर लेगा? अब ये बर्फ ठंडा कर लेगा। और यदि वाष्प को बर्फ आपका ठंडा कर लेगा तो ये जो कण होंगे वो कहां पर आके बैठ जाएंगे? आपके यहां पर आकर बैठ जाएंगे। इस प्रकार से आपके जो कण प्राप्त होंगे, अब जो सोने के जो कण प्राप्त होंगे उनका आकार कहां से कहां होगा? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। कहां से कहां होगा? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा? आपका सोने का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई और धातु का लेना है, जैसे आपको चांदी का लेना है, मान लो चांदी का कोलाइडी विलयन बनाया, तो आपको चांदी की 2 छड़ें लेनी पड़ेगी। उन्हें जल आदि परिक्षेपण माध्यम, जो भी परिक्षेपण माध्यम लेना चाहो, डुबो देना है। उसके बाद दोनों छड़ों को किससे जोड़ना है? आपको हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ देना है, जिससे ये जो दोनों छड़ें अब इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगेगी। हाँ, अब हाई वोल्टेज से जोड़े तो यहाँ पर एक भयंकर सा आर्क उत्पन्न होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी। उस चिंगारी में के कारण जो उत्पन्न होगी, अत्यधिक ऊष्मा रिलीज होगी और उसी ऊष्मा के कारण ये जो आपका सोना है वो वाष्पित होना स्टार्ट कर देगा, अब वाष्पित होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा आपका चांदी या जो भी हमने धातु ले वो पूरा उड़ जाएगी। और ये तो हमें करना नहीं, हमें कोलाइडी विलयन बनाना है। तो हम क्या कर देते हैं? इस प्रकार से बर्फ रख देते हैं। अब बर्फ क्या करती है? इस वाष्प को ठंडा करती है, जिससे कि जो आपके कण रहते हैं वो वापस से कहां पर आ जाते हैं? आपके विलयन में आ जाते हैं। और विलयन में जो कण रहेंगे, ये जो आपके कण दिखाई देते हैं वो कैसे रहते हैं? आपके 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। पहले सोना के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या था? अधिक था। हाँ, लेकिन जैसे हमने इस विधि का उपयोग किए तो जो हमें कण मिले उनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया। परिक्षेपण विधि में हम यही करते हैं। हाँ, अब देखो यहां पर ना और एक हो सकती है, क्या संभावना है यहाँ पर कि मान लो, सपोज कर लो, ये यदि कण जिनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है वो यदि आपस में फिर से जुड़ गए तो क्या होगा? ये भी तो हो सकता है ना। पहले ये इनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक था, हाई वोल्टेज की बैटरी लगाए, ऊष्मा उत्पन्न हुई जिससे ये वाष्पित होने लगी, बर्फ की सहायता से ठंडी हो गई और वापस से 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में इन कणों का आकार आ गया। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि ये वाले जो कण है फिर से आपस में क्या करने लगे? मिल जाए, फिर से इनका आकार क्या हो जाएगा? 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा, फिर से वही बन जाएगा, मतलब जो पहले था। अब मतलब हमारी पूरी जो प्लानिंग किए थे हमने, पूरा जो अभी तक काम किया पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो हमारा कोलाइडी विलयन बन ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम बाहर से मिलाते हैं स्थायी कारक को। किसे मिलाते हैं? स्थायी कारकों को मिलाते हैं। स्थायी कारक जैसे कि KOH। KOH में क्या रहता है? K+ और ये आपका OH- रहता है। तो जैसे आप बाहर से KOH को मिलाते हो तो ये वाला जो OH- है वो जाके इस पे चिपक जाता है। ये वाला जो OH- है इसके पास जाके चिपक जाता है। ये वाला OH- यहाँ पे जाके चिपक जाता है, ये वाला OH- यहाँ पर जाके चिपक जाता है। अब बताओ, ये माइनस हो गया, ये वाला कण भी माइनस हो गया, ये वाला भी कण भी माइनस हो गया। माइनस को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। ये कभी अब आपस में जिंदगी में नहीं मिलने वाले। जब तक कि मैं इन आवेश का खात्मा ना कर दूं तब तक तो जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाले। यदि ये आवेश ही हट गए तो क्या हो जाएगा? आपका मिल जाएंगे। लेकिन जब तक इन पर आवेश उपस्थित है और जो कि रहेंगे, जब तक हम बाहर से कुछ ना करें तब तक रहेंगे, तब तक ये आपके आपस में नहीं जुड़ेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा? सोने का या जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन है आप ब्रेडिंग आर्क विधि की सहायता से बना सकते हो। हाँ, अब देखना, ये जो आपका सोने का कोलाइडी विलयन बना है, सोने का जो कोलाइडी विलयन बन गया आपका ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा, या आप किसी भी धातु का बनाते तो ये आपका उदाहरण है किसका? द्रव विरोधी कोलाइड का। किसका एग्जाम्पल है? द्रव विरोधी कोलाइड। हाँ, क्योंकि देखो द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब क्या होता है? जिनमें परिक्षेपित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम कणों के बीच में आकर्षण पाया जाता है। तो उन्हें बनाने के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं रहता है। यदि हमें देखो, हम कोलाइडी विलयन का निर्माण पढ़ रहे हैं। अब किन प्रकार के कोलाइडी विलयन? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का निर्माण पढ़ रहे हैं, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को बनाना बहुत आसान है। परिक्षेपित प्रावस्था लो, परिक्षेपण माध्यम लो, उन्हें मिला दो, आपका बन गया।
बस मुश्किल कहाँ जाती है, द्रव विरोधी कोलॉइड में। तो जो पढ़े ना कोलॉइडी विलयन के निर्माण की अभिक्रिया, ये आपकी एक प्रकार से द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन के निर्माण की अभिक्रिया, क्योंकि द्रव स्नेह को बनाना बहुत ही आसान होता है। तो यदि एग्जाम में आता है कि ब्रेडिंग आर्क विधि का उपयोग खालिस्तान प्रकार के कोलॉइड को बनाने में किया जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा द्रव विरोधी कोलॉइड को। बच्चों को मालूम रहता है कि ब्रेडिंग आर्क विधि का उपयोग कोलॉइडी विलयन को बनाने में किया जाता है, लेकिन किस प्रकार कोलॉइडी को बनाने में, द्रव विरोधी कोलॉइड, क्योंकि द्रव स्नेह कोलॉइड तो ऐसे भी बन जाते हैं। बस परीक्षित पदार्थ लो, परीक्षण माध्यम में उन्हें मिला दो, आपका बन गया। लेकिन द्रव विरोधी कोलॉइड आसानी से नहीं बनते। मैंने वहां पर ये भी बताया था कि द्रव विरोधी कोलॉइड को बनाने के लिए विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। तो देखो आपकी विशिष्ट विधि ब्रेडिंग आर्क विधि, वहां मैंने ये भी बताया था कि आपको उनके निर्माण के लिए स्थायी कारक की आवश्यकता पड़ती है, और वो स्थायी कारक है आपका KOH है स्थायी कारक। तो ये है, इस प्रकार से ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा बना सकते हो। बस आपको इसमें क्या करना है, जिस भी धातु का कोलॉइडी विलयन बनाना है उसके आपके 2 छड़ें लेनी है। उन दोनों छड़ों को आपको जल आदि परिक्षेपण माध्यम में डुबा देना है। उसके बाद उन्हें बैटरी के माध्यम से जोड़ देना है। हाई वोल्टेज के कारण यहाँ पर भयंकर चिंगारी उत्पन्न होगी, जिसके कारण ये जो आपके सोना है वो वाष्पित होने लगेगा। वाष्पित होने से रोकने के लिए हम इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं कि जो आपका सोना है वो वाष्पित ना हो सके और वापिस कोलॉइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाए। और इस जो आपका कोलॉइडी विलयन है इसे स्थायी बनाए रखने के लिए हम बाहर से स्थायी कारक के रूप में KOH को मिलाते हैं, या जो OH- रहता है वो इन कणों पर आके चिपक जाता है, जिसके कारण ये वाला जो कण है, अब ये वाले कण से नहीं चिपक पाएगा, ये वाला कण इस कण से नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि सभी के ऊपर कह रहा है एक समान आवेश है। और एक समान आवेश कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। हाँ, तो ये हो गई आपकी ब्रेडिंग आर्क विधि।